डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने परिवर्तन जैविकी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की जो पारिभाषिक शब्दावली हैं, जिनका कई बार बहुतायत से जो प्रयोग होता है, उन शब्दों के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो पिछली जो कक्षा थी उसमें मैं सभी टर्म्स के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाया था, तो उसमें जो पार्ट रह गया था उस पार्ट को हम इस कक्षा के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे कि परिवर्तन जैविकी के अंतर्गत और कौन कौन से अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है, उनका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये अगर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो हमें परिवर्तन जैविकी को समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से हमने इन विभिन्न प्रकार की जो पारिभाषिक शब्दावली हैं, इनको समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हम और करेंगे। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि और कौन कौन से विभिन्न प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं जिनका परिवर्तन जैविकी में अधिक से अधिक प्रयोग होता है, उनका क्या अर्थ होता है, कहाँ प्रयोग होता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने अनिषेक फलन तक पढ़ लिया था, यानी उनके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। तो इस कक्षा में हम और जो नए शब्द हैं उनको देखते हैं। जैसे परिवर्तन क्या है, परिवर्तन की परिभाषा क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। परिवर्तन यानी डेवलपमेंट, निषेचन के पश्चात भ्रूण में परिवर्तन होता है। भाई निषेचन होता है, युग्मनज बन जाता है, द्विगुणित कोशिका होती है। उस द्विगुणित कोशिका से ही जो विकास है, भ्रूणीय विकास, वो आरंभ हो जाता है। वही भ्रूणीय विकास आपका परिवर्तन है। तो वो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? युग्मनज से, निषेचन के पश्चात। तो परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रम है जिससे प्रारंभिक एक कोश की अवस्था से परिवर्तन होकर के बहुकोशिकीय जीव का विकास होता है। वो प्रक्रिया संपूर्ण रूप से परिवर्तन कहलाती है। परिवर्तन की जो क्रिया है, उस क्रिया में मुख्य रूप से 5 ऐसे अतिव्यापी पद हैं जिनके अंतर्गत वो पूरी प्रोसेस छिपी हुई है जो परिवर्तन कहलाती है। तो क्या है देखिए, जैसे वृद्धि, कोशिका में वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि होने के बाद कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के बाद में जो कोशिकाएं बनेंगी, उन कोशिकाओं में विभेदन होगा। विभेदन के पश्चात वो कोशिकाएं एकत्रित होकर के एक निश्चित प्रकार का पैटर्न बनाएंगी, जिसको हम पैटर्न फॉर्मेशन या स्वरूप प्राप्ति कहेंगे। जैसे ही आपकी स्वरूप प्राप्ति हो जाएगी या पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस यानी कि संरचना विकास होगा। संरचना विकास के यानी डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में विभिन्न प्रकार के जो डेवलपमेंट होंगे, अंग बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, या उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होकर के बहुकोशिकीय अवस्था या जीव प्राप्त होगा। तो वो अवस्था हो जाएगी आपकी मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास। तो ये हो गया आपका परिवर्तन। ये परिवर्तन की समेकित रूप से परिभाषा है। विदलन, इसका अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ है क्लीवेज। विदलन का मतलब होता है एक तरीके से सूत्री विभाजन, विभाजित होना। कोशिका का बार बार विभाजन होना विदलन है। लेकिन समसूत्री विभाजन या विभाजन जो भी हो, वो विदलन से थोड़ा सा अलग होता है। तो परिभाषा देखते हैं हम इसकी। निषेचित या अनिषेचित अंडा, अनिषेचित अंडे की तब बात होगी जब वो अनिषेक फलन होगा, उसके बिना नहीं होगा। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को हम विदलन कहते हैं। विदलन को खंडी भवन या कोशिका भवन भी हम कहते हैं। खंडी भवन या क्योंकि इसमें छोटे छोटे कोशिका विभाजन के बाद में सेगमेंट खंड बनते हैं, सेलुलेशन होता है। तो निषेचित या अनिषेचित अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को हम विदलन कहते हैं, और विदलन को हम खंडी भवन अथवा कोशिका भवन भी कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं, भाई विभाजन होगा, एक विभाजन से दूसरा विभाजन होगा, तो एक कोशिका बनेगी, एक से 2 बनेगी। इस प्रकार कोशिकाओं की निरंतर वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। तो विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं,
वो कोशिकाएं आपकी कहलाएंगी कोरक खंड या ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। काफ़ी बार मैं आपको बार बार प्रयोग करूँगा, ब्लास्टूला क्या है, गैस्टूला क्या है, ब्लास्टोमियर क्या है, तो वो अंग्रेजी में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। तो कोरक खंड को ब्लास्टोमियर कहने में आपको थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। तो विदलन के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं प्राप्त होंगी या कोई बनने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं आपकी कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। विदलन की सर्वप्रथम खोज या इसका अध्ययन सबसे पहले स्वेमरडैम नामक एक वैज्ञानिक थे। उसने मेंढक के अंडे में जो प्रथम विभाजन होता है उसको सबसे पहले देखा था। इसकी खोज यानी विदलन की खोज सर्वप्रथम स्वेमरडैम नामक वैज्ञानिक ने की थी। मॉरूला अभिभाजन यानी कि आपका जो भ्रूणीय विकास चलता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, ये सीक्वेंस में होता जा रहा है। मैं पढ़ा भी उसी हिसाब से रहा हूँ आपको। यानी जाइगोट, निषेचन, निषेचन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद में क्लीवेज हो गया, विदलन हो गया। विदलन की जो अगले वाली अवस्था आती है वो मॉरूला अवस्था होती है। ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस चलता है, इसी क्रम में बढ़ता जाता है। मॉरूला यानी विदलन के परिणाम स्वरूप जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, वो ब्लास्टोमियर एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ करके जो विकसित हो रहे जो भ्रूण जो विकसित हो रहा है, उस भ्रूण को एक विशेष प्रकार की आकृति प्रदान कर दी जाती है, सहतूतनुमा आकृति प्राप्त होती है। वो सहतूतनुमा जो आकृति होगी या भ्रूणीय अवस्था होगी, वो भ्रूणीय अवस्था आपकी मॉरूला या तूतक कहलाएगी। आया समझ में? यानी विदलन के परिणाम स्वरूप ब्लास्टोमियर एक निश्चित क्रम में परस्पर जुड़ करके विकसित हो रहे भ्रूण को एक निश्चित विशिष्ट आकृति, कैसी, सहतूतनुमा आकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार बनी सहतूतनुमा जो भ्रूणीय अवस्था होती है, वो भ्रूणीय अवस्था आपकी मॉरूला या तूतक कहलाती है। यहाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जो कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स जो प्राणी होते हैं, उनमें जो आपकी मॉरूला अवस्था है वो अधिकतर सामान्यतया अनुपस्थित होती है, जबकि जो अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें ये अवस्था अधिक पाई जाती है। कशेरुकी प्राणियों में ये अवस्था अनुपस्थित होती है, सामान्यतया अनुपस्थित होती है। तो ये हो गई आपकी मॉरूला अवस्था, यानी कि पहले विदलन होगा, फिर कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन के बाद में सहतूतनुमा संरचना बनती है। वो सहतूतनुमा संरचना ही आपकी मॉरूला कहलाती है। अब आता है बच्चों आपका कोरक या ब्लास्टूला। हिंदी में कहेंगे कोरक और अंग्रेजी में हम कहें तो उसको हम ब्लास्टूला कहेंगे। तो विदलन और मॉरूला, ठीक है, के परिणाम स्वरूप बनी ब्लास्टोसील कैविटी एक गुहा बन जाती है। जब आपका विदलन हो गया, मॉरूला बन गया, तो उस मॉरूला के अंदर एक गुहा, खोखली गुहा बन जाती है। वो खोखली गुहा आपकी ब्लास्टोसील गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी कहलाती है। तो इस ब्लास्टोसील कैविटी युक्त गोलाकार खोखलीय भ्रूणीय संरचना कोरक या ब्लास्टूला कहलाती है। और ब्लास्टूला बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है, उस पूरी प्रोसेस को हम ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं। आ गया समझ में? यानी कि आपका मॉरूला के बाद में कौन सी भ्रूणीय अवस्था आएगी? ब्लास्टूला आएगी। ठीक है, अब ये जितने भी विभाजन हो रहे हैं, इनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो विदलन या मॉरूला के फलस्वरूप जो ब्लास्टोसील कैविटी युक्त गोलाकार भ्रूणीय संरचना होगी, वो भ्रूणीय संरचना आपकी ब्लास्टूला कहलाती है। अगली अवस्था आती है गैस्ट्रूला अवस्था। गैस्ट्रूला अवस्था जो है आपकी ब्लास्टूला के तुरंत बाद में आती है। यानी कि ब्लास्टूला जैसे ही ख़त्म हो गया, कोश के विभाजन हो रहा है, तो उसके तुरंत अगली वाली जो भ्रूणीय अवस्था आती है, वो भ्रूणीय अवस्था आपकी गैस्ट्रूला अवस्था कहलाती है। तो यहाँ हम परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें एक स्तरीय यानी कि सिंगल लेयर्ड, ठीक है, एक स्तरीय ब्लास्टूला में उपस्थित ब्लास्टोमियर का विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और ये विभेदित होकर के ब्लास्टोमियर एक निश्चित प्रकार के निर्दिष्ट स्थान होता है, उस स्थान तक गमन करके त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण करती है।
वो त्रिस्तरीय संरचना युक्त जो अवस्था प्राप्त होगी वो अवस्था आपकी गैस्ट्रूल अवस्था कहलाती है। और जैसे ही गैस्ट्रूला बनता है तो इसमें हमने पढ़ा कि एक स्तरीय है ना, एक स्तरीय ब्लास्टूला में परिवर्तन हो रहा है और उसमें त्रिस्तरीय संरचना बन रही है, यानी 3 लेयर बन रही है, ट्रिपल लेयर बन रही है। तो वो ट्रिपल लेयर आपकी क्या कहलाएंगी? 3 प्राथमिक जनन स्तर कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो 3 प्राथमिक जनन स्तर? यहाँ देखिए आप, पहला और सबसे भारी जो स्तर होता है वो कहलाएगा आपका एक्टोडर्म, यानी कि जो 3 लेयर बनती हैं ब्लास्टूला में जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो सबसे बाहरी परत जो होगी वो बाहरी परत कहलाएगी बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म। जैसे हम उससे अंदर जाएंगे तो उससे जस्ट अगली वाली जो परत आएगी द्वितीय नंबर की या मध्य में जो आती है वो कहलाएगी आपकी मीजोडर्म या मध्य स्तर। जैसे ही हम मीजोडर्म या मध्य स्तर के और अंदर की ओर जाएंगे तो तीसरे नंबर की और सबसे आंतरिक जो स्तर होगा वो स्तर कहलाएगा आपका एंडोडर्म या आंतरिक स्तर। तो ये जो 3 प्रकार के जनन स्तर हैं, इन 3 प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन जो प्रक्रिया है या अवस्था है उसके दौरान इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी गैस्ट्रुला अवस्था। अब आता है संभावी रेखा चित्र, फैट मैप, यानी कि फैट मैप संभावी रेखा चित्र, यानी कि जो हमें गैस्ट्रुला प्राप्त हो रहा है उस गैस्ट्रुला के अंदर जो हमने 3 प्राथमिक जनन स्तर देखे थे उन जनन स्तर के जो विभिन्न प्रकार के ब्लास्टोमियर या भाग हैं या खंड हैं, उन खंडों में जो भ्रूण होता है जिसको हम आगे चल करके फीटस कहेंगे, उस फीटस में जो अंग विकसित होंगे उनका निर्धारण इन 3 प्रकार के जो जनन स्तर होते हैं इनके अंतर्गत छिपा होता है। इसीलिए ही हम इसको संभावी रेखा चित्र या फैट मैप कहते हैं, यानी कि फ्यूचर का ऑलरेडी एक मैप, एक नक्शा इन ब्लास्टोमियर युक्त जो जनन स्तर होते हैं इन जनन स्तरों के अंतर्गत छिपा हुआ होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आपके कहलाएगी संभावी रेखा चित्र। परिभाषा देखते हैं हम, यह क्या है? भ्रूण या गैस्ट्रुला में निर्मित 3 जनन स्तर, ठीक है, आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, हम तीनों की बात कर रहे हैं। भ्रूण अथवा गैस्ट्रुला में निर्मित 3 जनन स्तरों से कौन सा भाग, समझ गए, 3 लेयर हैं, उन तीनों लेयर की जो कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें कौन सा भाग भविष्य में कौन सा अंग बनाएगा तथा इसका चित्रीय निरूपण करना, यानी कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये भाग प्राथमिक जनन स्तर में जो कोश आपकी लेयर बनी हुई है जैसे एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म उस भ्रूण में आगे चल कर के किस किस अंगों का या किन किन अंगों का निर्माण करेगा, कौन कौन से अंग बनाएगा, उन सभी का चित्रीय निरूपण करना ही संभाव्य रेखा चित्र या फैट मैप कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये होगी। दूसरी एक अन्य और परिभाषा है, इसको भी हम देख लेते हैं। यानी प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभावित क्षेत्रों का पता लगा करके, यानी भाई संभावित रूप से ये आँख बनाएगा या नाक बनाएगा, ये बाल बनाएगा, ये नोटोकॉर्ड बनाएगा या नर्व कॉर्ड बनाएगा, ये किडनी बनाएगा, हार्ट बनाएगा, जो भी है ना, तो उन सभी का, ठीक है। तो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संभावी क्षेत्रों का पता लगाकर उसे सूचीबद्ध करना ही संभावी आरेख या फैट मैप कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, हालांकि अपन और विस्तृत जानकारी अगली जो नेक्स्ट कक्षाएं होंगी उनमें हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको कि जो प्राथमिक जनन स्तर है उसमें 3 लेयर होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। तो आपका जो एक्टोडर्म है उस एक्टोडर्म से हमारी जो त्वचा होती है, उसकी जो बाह्य त्वचा होती है उसका निर्माण होता है, समझ गए। एपिडर्मिस यानी कि जो बाह्य त्वचा होती है हमारे शरीर की, उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा जैसे कि हमारे जो न्यूरॉन है या नर्व कॉर्ड जो रहती हैं या नोटोकॉर्ड जो रहती है, उनका निर्माण भी हमारे किससे होता है? एक्टोडर्म स्तर के अंतर्गत जो पाई जाती हैं कोशिकाएं, उन कोशिकाओं से भविष्य में जा कर के बाह्य त्वचा या नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड का निर्माण
होता है। तो ये एक प्रकार का आपका उदाहरण है। तो इस प्रकार से वो भविष्य में जा कर के बाह्य त्वचा का जो स्तर है वो क्या बना रहा है, आपका एपिडर्मिस बना रहा है। तो ये इस प्रकार उसका क्या हो गया, संभावी क्षेत्र हो गया, या संभावी रेखा चित्र हो गया, या फैट मैप हो गया। अब आता है बच्चों आकार की संरचनात्मक गतियाँ या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है भाई मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स है, यानी कि एक कोशिका दूसरे स्थान पर गमन कर रही है। एक निश्चित विशिष्ट क्षेत्र होता है, निर्दिष्ट स्थान होता है, उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर ये कोशिकाएँ एक विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है या संरचनात्मक संगठन का निर्माण करती है। तो वो गतियाँ कहलाएगी आपकी आकारिकीय संरचनात्मक गतियाँ या मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। ठीक है। और ये वयस्कों में अलग मूवमेंट्स होते हैं, और जो नवजात होता है या आपके जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें भी आपका ये जो गतियाँ होंगी वो अलग प्रकार की होंगी, दोनों में डिफरेंस होगा कहीं ना कहीं। तो हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। गैस्ट्रुला भवन के समय ब्लास्टुला द्वारा निर्मित ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो उन ब्लास्टोमियर्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गतियों द्वारा एक विशिष्ट संरचनात्मक संगठन का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं उन गतियों को हम सम्मिलित रूप से आकार की संरचनात्मक गतियाँ कहते हैं। ये गतियाँ वयस्कों में तो होती हैं रिवर्सिबल, यानी कि एक बार आगे पीछे दोनों दिशाओं में ये जा सकती हैं, जबकि जो भ्रूणीय अवस्था होती है उनमें जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स गतियाँ होती हैं वो इरिवर्सिबल अपरिवर्तनीय होती हैं, केवल एक ही दिशा की ओर गति करती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, दूसरी दिशा में पुनः वापस नहीं आती हैं। इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रकार की गतियाँ भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हो गई आपकी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स। ये भी दो प्रकार की होती है, एक एपिबोली होती है और एक एम्बोली होती है। इनका हम विस्तृत से अध्ययन बाद में करेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो इसका पार्ट बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।